नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कौशिक मेरे YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं। एक ऐसे राजपूत राजा की अमर गाथा लेके आया हूं जो कि मेवाड़ के इतिहास में सिरमौर के नाम से जाने जाते हैं, जिनका नाम महाराणा प्रताप है, जिन्होंने अपनी आन बान शान के लिए, राजपूती आन बान शान या फिर मेवाड़ी आन बान शान के लिए मुश्किलों का सामना करना मंजूर समझा, लेकिन मुगलों के सामने झुकना मंजूर नहीं समझा। अपनी गर्दन को अपने जीते जी कभी भी मुगलों के सामने उन्होंने नहीं झुकाया, चाहे घास की रोटी खानी पड़ी, बरसों जंगलों में भटकना पड़ा, जमीन के ऊपर सोना पड़ा, लेकिन मुगलों के सामने वे कभी नहीं झुके। राजस्थान की जो मारवाड़ी, जो मेवाड़ी आन है, उसको हमेशा ऊंचाइयों पर रखा। ऐसे ही वीर पुरुष की गाथा आप लोगों के लिए सामने लेके आया हूँ, जिनका नाम महाराणा प्रताप है। मित्रों, जो ये टॉपिक है ये आप लोगों के रीट लेवल सेकंड जो एसएसटी में है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ राजस्थान पुलिस के जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और राजस्थान के जितने भी कंपटीशन से संबंधित एग्जाम हैं जो आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, उन प्रत्येक एग्जामों में महाराणा प्रताप से संबंधित प्रश्न 100% आता है, क्योंकि महाराणा प्रताप राजस्थान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अपन चलते हैं मित्रों महाराणा प्रताप की वीर गाथा के साथ। इसके साथ साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप लोग लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब आप लोग बहुत कम करते हैं, तो इससे मज़ा नहीं आता है, पढ़ाने का मज़ा नहीं आता है। यदि आप लोग लगातार सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऊर्जावान बनूंगा और ज़्यादा मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलें अपन आगे चलते हैं। ये आप लोगों के सामने मैंने छोटा सा एक डायग्राम बनाने का प्रयास किया है डिजिटल के माध्यम से। इसमें आप लोगों को महाराणा प्रताप दिख रहे हैं। तो महाराणा प्रताप का जो कार्यकाल यदि अपन देखते हैं मेवाड़ की धरती के ऊपर, सन 1572 से 1597 के मध्य का जो कार्यकाल रहा मित्रों, वह महाराणा प्रताप का कार्यकाल रहा। अर्थात 1572 से 1597 तक मेवाड़ की गद्दी पे जो महाराणा प्रताप का कार्यकाल रहा। क्लियर हो गई बात। अब यदि महाराणा प्रताप के जन्म से संबंधित देखते हैं तो महाराणा प्रताप का जो जन्म बताया गया है वह विक्रम संवत सन 1597, याद रखिएगा विक्रम संवत 1597 है। जो ये ऊपर वाला 1597 है ये अंग्रेजी माह का है। तो विक्रम संवत सन 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार के दिन महाराणा प्रताप का जन्म होता है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन रविवार का वार होता है और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया हिंदी माह होता है, उस दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। मित्रों, ये जो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया है ये काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि महाराणा प्रताप का जन्म दिनांक क्या है। तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया जन्म दिनांक बताई जाती है विक्रम संवत 1597। यदि अपन इसको अंग्रेजी माह देखते हैं तो अंग्रेजी माह बनता है 9 मई सन 1540। 9 मई सन 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है अंग्रेजी माह के अनुसार। क्लियर होगी बात। 9 मई सन 1540 अंग्रेजी माह के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म होता है। अब महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। मित्रों, कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ नाम का एक दुर्ग, मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को कुंभलगढ़ दुर्ग डिटेल से, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ दुर्ग में बादल महल नाम की जगह है और बादल महल में जूनी कचरी, कहाँ पर, जूनी कचरी, जो जूनी कचहरी बोल दो या जूनी कचरी बोल दो, यह महाराणा प्रताप के जन्म का स्थान बताया जाता है। क्लियर होगी बात। अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 कुंभलगढ़ कटारगढ़ बादल महल की जूनी कचरी में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। मित्रों, इनके पिता का नाम उदय सिंह था, जिस समय उदय सिंह मेवाड़ के महाराणा थे, तो उदय सिंह इनके पिता का नाम था तथा इनकी माता का नाम जेवंता बाई बताया जाता है। क्या बताया जाता है, इनकी माता का नाम मित्रों जेवंता बाई बताया गया है तथा पिता का नाम उदय सिंह बताया जाता है। क्लियर है बात। सन 1557 में अजब देव पंवार के साथ महाराणा प्रताप का विवाह हो जाता है। जो कि अजब देव पंवार हैं वे सिरोही की राजकुमारी बताई गई हैं। भामरक पंवार की पुत्री, भामरक पंवार की पुत्री होती हैं, जिनका नाम होता है मित्रों अजब देव पंवार। तो भामरक पंवार की पुत्री अजब देव पंवार के साथ महाराणा प्रताप का जन्म होता है और अजब देव पंवार के गर्भ में से ही अमर सिंह का जन्म हुआ है, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र बताए गए हैं। तो 1557 में महाराणा प्रताप का विवाह हुआ और लगभग 2 साल अर्थात 1559
16 मार्च 1559 को अमर सिंह का जन्म हो जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि महाराणा प्रताप की शादी के 2 वर्ष के अंतराल में अमर सिंह का जन्म हुआ था मित्रों। क्लियर है बात? दो साल के अंतराल में अमर सिंह का जन्म हो जाता है। कहा जाता है मित्रों कि जब महाराणा प्रताप 32 साल की उम्र के थे तब 28 फरवरी सन 1572 में इनके पिता उदय सिंह की गोगुंदा में मृत्यु हो जाती है। इस बात को याद रखना, उदय सिंह की जो मृत्यु हुई थी वह गोगुंदा में हुई थी। 28 फरवरी सन 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है गोगुंदा में। यदि अपन उदय सिंह की मृत्यु से पहले का कार्यकाल देखते हैं तो महाराणा प्रताप जो होते हैं अपने पिता उदय सिंह के साथ जंगलों में भटका करते हैं, क्योंकि चित्तौड़ के दुर्ग पर अकबर बादशाह का अधिकार हो गया था और इस कारण से चित्तौड़ के दुर्ग पर अकबर बादशाह का अधिकार होने के कारण महाराणा जो प्रताप थे वह अपने पिता के साथ वहां से रवाना हो जाते हैं बाल अवस्था में। अर्थात जो महाराणा प्रताप का जो बालपन था वह जंगलों में बीता और जंगलों में भीलों के बच्चों के मध्य में बीता था। और भीलों के जितने भी बच्चे थे महाराणा प्रताप को प्यार से कीका कहा करते थे। इस बात को याद रखना, कीका कीका तो कीका कहा करते थे। तो कीका कहे जाने के कारण ही महाराणा प्रताप का जो निक नाम बताया गया है वह कीका ही बताया गया है। इस बात को आप लोग कंठस्थ याद रखिएगा कि महाराणा प्रताप का जो निकनेम था वह कीका था, जो कि भीलों के बच्चों के द्वारा उनको दिया गया था। क्लियर है बात? अब अपन आते हैं इनके पिता उदय सिंह की तरफ, जिनका देहांत 28 फरवरी सन 1572 में हो जाता है। तो 28 फरवरी सन 1572 में जब महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का देहावसान होता है तो महाराणा प्रताप अपने पिता को अंतिम संस्कार देने के लिए जाते हैं। गोगुंदा में इनको अंतिम संस्कार दिया गया था। जब अंतिम संस्कार इनको दिया जाता है तो उस समय इधर महाराणा प्रताप अपने पिता का अंतिम क्रिया करते होते हैं, दाह संस्कार करते होते हैं, और उधर महाराणा प्रताप का छोटा भाई जगमाल अलग ही अपने दिमाग के अंदर चक्रव्यूह रचता होता है और इधर बड़ा भाई अपने पिता का अंतिम संस्कार करता होता है और छोटा भाई जो जगमाल होता है स्वयं को अपने आप को मेवाड़ का राणा घोषित कर देता है, स्वयं को अपने आप को मेवाड़ का राणा घोषित कर देता है। जब इस बात की खबर ग्वालियर के राजा राम सिंह को लगती है तथा अखेराज सोनगरा जो कि पाली के रहने वाले थे, तो अखेराज सोनगरा और ग्वालियर के राजा राम सिंह को जब इस बात की खबर लगती है कि जगमाल ने महाराणा प्रताप के संग धोखा किया है, बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई राजगद्दी पर बैठ गया है, तो इस बात की जब उन दोनों को खबर लगती है तो उनको बहुत बुरा लगता है। वह तुरंत महाराणा प्रताप को लेकर गोगुंदा के राजमहल में पहुंचते हैं, गद्दी पर पहुंचते हैं और जगमाल को गद्दी से उतारते हैं। जगमाल को गद्दी से उतारते हैं और महाराणा प्रताप को गद्दी पर बिठा देते थे। इस प्रकार से महाराणा प्रताप का जो पहला राज्याभिषेक हुआ था वह पहला राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था मित्रों? तो पहला राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का गोगुंदा के अंदर ही किया गया था और जगमाल को गद्दी से हटा दिया गया था। जब जगमाल को गद्दी से हटाया गया तो मेवाड़ के इतिहास में यह जो प्रक्रिया थी यह राजमहल की क्रांति के नाम से जानी जाती है। इस बात को याद रखिएगा कि जगमाल को गद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप जब स्वयं गद्दी पर बैठते हैं तो यह जो प्रक्रिया है ये कौन सी कहलाती है? ये प्रक्रिया मेवाड़ के इतिहास में राजमहल की क्रांति के नाम से जानी जाती है। क्लियर होगी बात? ये यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि महाराणा प्रताप का जो पहली बार राज्याभिषेक हुआ ये गोगुंदा में हुआ। जब राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय तलवार बंधाई का जो कार्यक्रम हो रहा था, तलवार बंधाई में राणा चूड़ा का पोता था रावत कृष्णदास ने महाराणा प्रताप की तलवार बंधाई का कार्यक्रम किया था, अर्थात कमर के अंदर तलवार बांधी थी, जो कि उत्तराधिकारी का एक नियम बताया गया है राजस्थान की प्रचलित भाषा में। तो तलवार बंधाई का जो कार्यक्रम हुआ था वह रावत कृष्णदास के द्वारा किया गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा मित्रों। इसके पश्चात कुछ समय के अंतराल के पश्चात दूसरी बार महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक किया गया वह कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर किया गया था। इस बात को आप लोग याद रखना कि महाराणा प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक तो गोगुंदा में हुआ था तथा दूसरी बार जो राज्याभिषेक हुआ है वह कुंभलगढ़ में हुआ है। जब कुंभलगढ़ के अंदर महाराणा प्रताप का दूसरी बार राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय मारवाड़ के राठौड़ राव चंद्रसेन भी उपस्थित थे। मारवाड़ के राठौड़ राव जो थे, राव चंद्रसेन भी वहां पर उपस्थित थे और राव चंद्रसेन जो है वह इतिहास में भूला बिसरा राजा
या फिर महाराणा प्रताप के अग्रगामी के रूप में भी जाने जाते हैं। इस बात को आप लोग क्लियरली दिमाग में रखना कि महाराणा प्रताप के अग्रदूत या अग्रगामी के नाम से क्यों जाने जाते हैं, या भूला बिसरा राजा के नाम से क्यों जाने जाते हैं, या कौन जाना जाता है। तो राव चंद्रसेन भूला बिसरा राजा के रूप में जाने जाते हैं, जो कि महाराणा प्रताप के द्वितीय जो राज्याभिषेक था उस समय उपस्थित थे। अब प्रश्न उठता है कि इन्हें भूला बिसरा राजा क्यों कहा जाता है, या महाराणा प्रताप के अग्रदूत क्यों कहा जाता है? क्योंकि महाराणा प्रताप से पहले, महाराणा प्रताप तो जंगलों में भटके, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उसी प्रकार से जो राव चंद्रसेन थे उन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और वह भी जंगलों में भटकते रहे ताउम्र, इसलिए इनको भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर होगी बात? तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। जो दूसरा राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था वह भी जूनी कचहरी के अंदर ही इनका राज्याभिषेक किया गया था। इस बात को याद रखना। क्लियर होगी बात? अब यदि अपन आगे चलते हैं मित्रों, तो महाराणा प्रताप जब दूसरी बार राज्याभिषेक होता है तो महाराणा प्रताप एक अखंड प्रतिज्ञा लेते हैं। और अखंड प्रतिज्ञा क्या होती है? अखंड प्रतिज्ञा में महाराणा प्रताप कहते हैं कि मैं थाली में रोटी नहीं खाऊंगा और बिस्तर के ऊपर नहीं सोऊंगा जब तक मैं चित्तौड़ को मुगलों के आधिपत्य से मुक्त नहीं करवा दूंगा। अर्थात जब तक जो चित्तौड़ का दुर्ग है वह मुगलों के आधिपत्य से मुक्त नहीं हो जाता है, तब तक मैं किसी भी परिस्थिति अखंड प्रतिज्ञा लेते हैं। और उसमें ये कहते हैं कि जब तक मैं चित्तौड़ के दुर्ग को मुगलों से मुक्त नहीं करवा दूंगा तब तक मैं थाली में रोटी नहीं खाऊंगा तथा आराम जो बिस्तर है उस पर नहीं सोऊंगा। और इस प्रतिज्ञा का महाराणा प्रताप ने ताउम्र पालन किया। वह ताउम्र जमीन पे सोए तथा ताउम्र उन्होंने हाथ में खाना खाया। और इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए महाराणा प्रताप ने लगभग मेवाड़ की सारी धरती को जीत लिया, लेकिन अंततः चित्तौड़ के दुर्ग को नहीं जीत पाए। इसलिए महाराणा प्रताप जीते जिंदा तक जमीन के ऊपर ही सोए और हाथ में ही उन्होंने खाना खाया। ऐसे थे हमारे राजपूत वीर महाराणा प्रताप। अब अपन आगे चलते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में देखते हैं। तो महाराणा प्रताप के कार्यकाल से पहले सन 1570 में अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था मित्रों। कहाँ पर दरबार लगाया था? नागौर में दरबार लगाया था। तो उसी दरबार के बारे में कहा जाता है कि राव चंद्रसेन भी उपस्थित नहीं हुए थे और महाराणा प्रताप भी उपस्थित नहीं हुए थे। तो इसी कारण से राव चंद्रसेन जो थे भूला पिसरा राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। अब अगर अपन आगे चले तो महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने मुख्य रूप से 4 दल भेजे थे। कितने दल भेजे थे? 4 दल भेजे थे। और इन 4 दलों को यदि अपन शॉर्ट ट्रिक में देखें तो जमा भग टोडर कह सकते हैं। जमा भग टोडर, जैसे जलाल खां, मां से मानसिंह, भा से अगर अपन देखते हैं तो भगवान दास, और भग से भगवान दास, और टोडर से टोडरमल। इस प्रकार से टोटल 4 जने थे जो अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए, जिससे महाराणा प्रताप अकबर बादशाह की अधीनता स्वीकार करे। और ये चारों के चारों जो दल भेजे गए, चारों के चारों दल महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने में निष्फल रहे। पहला जो दल भेजा था जलाल खां की अध्यक्षता में भेजा था, जो कि नवंबर सन 1572 में भेजा। कब भेजा? नवंबर सन 1572 में जलाल खां की अध्यक्षता में अकबर ने महाराणा प्रताप के पास एक दल भेजा कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार करो, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। दूसरा भेजा था जून 1573 में मानसिंह की अध्यक्षता में। तीसरा भेजा अक्टूबर 1573 में भगवान दास की अध्यक्षता में। और चौथा भेजा दिसंबर 1573 में टोडरमल की अध्यक्षता में। इस प्रकार से टोटल कितने दल भेजे? 4 दल भेजे। जो दूसरा दल भेजा मित्रों मानसिंह के नेतृत्व में, तो मानसिंह जो थे आमेर के शासक थे तथा इसके साथ साथ प्रथम राजपूत मनसबदार थे। ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं मित्रों एग्जाम के अंदर कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए, अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास प्रथम राजपूत मनसबदार कौन सा भेजा गया था? तो सीधा सीधा क्लिक लगता है कि मानसिंह भेजा गया था। तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग। तथा दूसरे भेजे थे मनसबदार, जो कि प्रथम राजपूत दीवान थे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम राजपूत जो दीवान भेजे गए उनका नाम था भगवान दास। तथा जो प्रथम राजस्व अधिकारी भेजा गया था अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास, वो थे टोडरमल। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। प्रथम राजपूत मनसबदार मानसिंह, प्रथम राजपूत दीवान भगवान दास तथा प्रथम राजस्व अधिकारी टोडरमल। तो इस प्रकार से ये टोटल 4 भेजे गए, जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। इसके अगर अपन शॉर्ट ट्रिक देखते हैं तो जमा भग टोडर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई गई है। अब यदि अपन
इसका किस्सा देखें कि जब मानसिंह जो होते हैं वह महाराणा प्रताप के पास पहुंचते हैं, महाराणा प्रताप के पास पहुंचते हैं तो इस बात का बखान राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड बहुत अच्छी प्रकार से करने का प्रयास करते हैं कि जून सन 1573 में जब मानसिंह महाराणा प्रताप के पास जाते हैं कि आप अकबर बादशाह की अधीनता स्वीकार करें, तो कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि अकबर बादशाह का जो दूत बनकर मानसिंह महाराणा प्रताप से मिलने के लिए जाते हैं, तो महाराणा प्रताप जो होते हैं वह मानसिंह को उदय सागर झील के किनारे ठहरवाते हैं। कहां पर ठहरवाते हैं मित्रों? उदय सागर झील के किनारे ठहरवाते हैं। उदय सागर झील के किनारे मानसिंह ठहरते हैं और जैसे ही शाम का जो खाने का भोजन होता है, रात्रि भोजन होता है, तो भोजन जब परसा जाता है मानसिंह के सामने, तो उस समय महाराणा प्रताप उपस्थित नहीं होते हैं। महाराणा प्रताप उपस्थित नहीं होते हैं, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह उपस्थित होते हैं और अमर सिंह मानसिंह को खाना खिलाते हैं। जब मानसिंह खाना खाने लगते हैं तो उस समय मानसिंह अमर सिंह से पूछते हैं कि हे अमर सिंह, महाराणा प्रताप क्यों नहीं आए? तो अमर सिंह कहते हैं कि महाराणा प्रताप इसलिए नहीं आए कि पिताश्री के सर में दर्द है, पिताश्री के सर में दर्द है। जब इस बात को मानसिंह सुनते हैं तो मानसिंह समझ जाते हैं कि महाराणा प्रताप जो राणा है वो मेरे सामने नहीं आए हैं, उन्होंने बहाना लगाया है सर दर्द का। जब यह बात मानसिंह के कानों में पहुंचती है तो मानसिंह बहुत ज्यादा अपने आप में अपमान घोषित करते हैं और अपमान घोषित करते हैं, तो अपमान घोषित करते ही मानसिंह कहते हैं, खाना नहीं खाते हैं, खाना बीच में ही छोड़ देते हैं और तुरंत एक शब्द कहते हैं कि राणा से कहना कि मैं बहुत जल्द राणा के सर के दर्द का इलाज करने के लिए लौटूंगा, मैं बहुत जल्द ही राणा के सर के दर्द का इलाज करने के लिए लौटूंगा। और वे वापस जाने लगते हैं। जैसे ही यह तथ्य मानसिंह के मुंह से निकलता है और अमर सिंह के कानों में पहुंचता है, तो अमर सिंह भी तुरंत एक पलट जवाब दे देते हैं कि आप जरूर वापस लौट के आना, लेकिन अपने फूफा अकबर को साथ जरूर लेके आना, अकेले मत आ जाना, अपने फूफा अकबर को साथ जरूर लेके आना। जब यह बात मानसिंह सुनते हैं तो क्रोध से तिलमिला जाते हैं और अपनी मयान से तलवार बाहर निकालने लगते हैं। जैसे ही मयान से तलवार बाहर निकालने लगते हैं तो तुरंत अमर सिंह एक तथ्य कह देते हैं कि हे मानसिंह, इस तलवार को वापस अपनी मयान के अंदर ही डाल दे। यह तलवार मयान से तब क्यों नहीं निकली जब मुगल तेरे द्वार पर आए थे और तेरे घर में घर की औरतों को लेकर जा रहे थे, घर की बेटियों से ब्याह कर रहे थे, तब मुगलों के लिए तलवार क्यों नहीं निकली? जब तेरी बुआ अकबर बादशाह से शादी कर रही थी तब तेरी तलवार इस मयान से बाहर क्यों नहीं निकली? तब तो तेरी तलवार इस मयान के अंदर ही घुसी हुई थी। आज मेरी बात इतनी बुरी लगी कि यह तलवार मयान से बाहर निकल रही है। मुझको महाराणा प्रताप मत समझना, महाराणा प्रताप तो बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी आदमी है, मैं उतना सिद्धांतवादी नहीं हूं। कहीं इतिहास मुझे कलंक के रूप में नहीं जानने लग जाए कि आए हुए दूत की गर्दन इस राजपूत वीर ने उड़ा दी। इसलिए मुझे मानसिंह राणा प्रताप मत समझना, मैं 2 मिनट लगाऊंगा तेरी गर्दन को तेरे धड़ से अलग करने में। मेरी मयान से यदि तलवार निकली तो तेरी गर्दन का खून लेकर ही वापस मयान के अंदर जाएगी। जैसे ही मानसिंह ये बात सुनते हैं तुरंत अपनी तलवार को अंदर डाल देते हैं कि ये मेवाड़ के राणा का खून है, अगर इसकी तलवार मयान से बाहर निकल गई तो मेरी गर्दन 2 मिनट में अलग हो जाएगी, मेरी गर्दन 2 मिनट में अलग हो जाएगी। और मानसिंह तुरंत अपनी बेइज्जती करवा के अकबर बादशाह के पास चले जाते हैं और अकबर बादशाह को सारी की सारी बात बताते हैं। जब अकबर बादशाह को सारी की सारी बात बताते हैं तथा साथ ही एक बात भी कहते हैं कि हे बादशाह, आप जब भी भविष्य में आप जब भी मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने का विचार बनाएं तो उसका सेनापतित्व तो मुझे ही बनाएंगे, मैं ही जाऊंगा महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए और मेरे अपमान का बदला लेने के लिए। आगे बात मित्रों समझ में आपके? अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज आप लोगों के सामने आ चुका है। कहा जाता है कि वो वक्त भी आ जाता है कि महाराणा प्रताप के ऊपर या मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने का प्लान अकबर बादशाह बनाने लगते हैं।
और आक्रमण करने के जो प्लान का जो सारा का सारा चक्रव्यूह है वह अजमेर में रचा गया था। अजमेर में एक किला है जिसे मैगजीन का किला कहा करते हैं, तथा उसका वास्तविक जो नाम था वह अकबर का किला था। अकबर का शास्त्रागार भी बताया जाता है। तो अकबर का किला था, जो अकबर का किला, अकबर ने उस किले का जो निर्माण करवाया था वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सदके में करवाया था। अकबर वहां से बैठकर रोज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन किया करता था। तो वहां पर उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो अकबर के किले में सारा का सारा चक्रव्यूह रचा जाता है, और उस चक्रव्यूह में मानसिंह भी उपस्थित होते हैं। मानसिंह भी उपस्थित होते हैं। पूरी की पूरी सेना तैयार कर दी जाती है और सेना महाराणा प्रताप अर्थात मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए निकल जाती है। यह मानसिंह का, आमेर के राजा मानसिंह का पहला ऐसा अभियान था जिसके अंदर मानसिंह खुद नेतृत्व करता था, अर्थात खुद सेनापतित्व के रूप में उस सेना का नेतृत्व कर रहा था। आप भी सोचो कि मानसिंह कितनी बुरी किस्मत वाला व्यक्ति था, कितनी बुरी किस्मत वाला व्यक्ति था। एक पुरानी कहावत है मित्रों, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। सेनापतित्व भी कर रहा है उस सेना का, बहुत अच्छी बात है कि वह एक भारी सेना का सेनापति बन रहा है, उसकी अध्यक्षता कर रहा है, उसका चेयरमैन बनकर या उसका सचिव बनकर सबसे आगे चल रहा है। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि सेनापतित्व तो कर रहा है, लेकिन ये सेना जो है लड़ने किससे जा रही है, लड़ने किससे जा रही है। ये सेना शेर से लड़ने नहीं जा रही है, बब्बर शेर से लड़ने जा रही है। किससे लड़ने जा रही है? बब्बर शेर से लड़ने जा रही है, जिसमें जीतने के चांस बहुत कम है। माइनस 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 लगाते चले जाना, और माइनस 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 न जाने कितने माइनस लग जाएंगे, और उसमें 1% लगेगा। उस बब्बर शेर से जा रही है, और उस बब्बर शेर के जीतने के चांस 150% है या 151% है, और हारने के चांस हमारे 100% है। इस प्रकार की सेना का नेतृत्व मानसिंह कर रहा है। कोई छोटे मोटे राजा से लड़ने के लिए जाता सेनापतित्व करके तो अपन मान सकते थे, महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए जा रहा है, और महाराणा प्रताप तो अपने आप में महाराणा ही थे, तो उनसे लड़ने के लिए रवाना होते हैं। तो 3 अप्रैल सन 1576 को अजमेर के किले से या अकबर के किले से सेना निकल जाती है मानसिंह के नेतृत्व में, तथा साथ में आसफ खां भी मानसिंह की सहायता के लिए रवाना होता है। इस बात को याद रखना, ये कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। तो आसफ खां भी रवाना हो जाता है, सेना रवाना होती है, और सेना का जो पहला पड़ाव होता है वह मांडलगढ़ में होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखना कि सेना जो मानसिंह की जो सेना होती है वह अपना पहला पड़ाव जो डालती है वह कहाँ डालती है, तो मांडलगढ़ में डालती है। लगभग 2 हफ्ते के लिए वहां पर मांडलगढ़ में पहला पड़ाव पड़ता है, तथा इस बात की खबर महाराणा प्रताप को भी लग जाती है। इस बात की खबर महाराणा प्रताप को भी लग जाती है। तो महाराणा प्रताप भी रवाना हो जाते हैं कुंभलगढ़ से युद्ध लड़ने के लिए। तो महाराणा प्रताप भी रवाना होते हैं, तो युद्ध में महाराणा प्रताप रवाना होता है, और घूमते फिरते वह हल्दी घाटी के तंग दर्रों में पहुंच जाते हैं। तो महाराणा प्रताप जो अपना पहला पड़ाव डालते हैं मित्रों, वह मोहनगढ़ में, लोहागढ़ में डालते हैं, सॉरी, लोहा सिंह के अंदर डालते हैं। और ये लोहा सिंह जो स्थान है वह राज संबंध में है। ये महाराणा प्रताप का पहला पड़ाव था। क्लियर होगी बात। तथा हल्दी घाटी युद्ध में जो महाराणा प्रताप ने अपना स्थायी पड़ाव डाला था वह डाला था केलवाड़ा में। इस बात को याद रखना, जो कि केलवाड़ा भी राज संबंध के अंदर है। जो स्थायी पड़ाव डाला था वह केलवाड़ा में डाला था, तथा अस्थायी जो पहला पड़ाव था वह लोहे सिंह में था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है बात। अब अपन आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो कहा जाता है कि मांडलगढ़ से 2 हफ्ते रुककर सेना रवाना हो जाती है और मोलेला नामक स्थान पर पहुंचती है, और महाराणा प्रताप जो है वह केलवाड़ा नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं लोहे सिंह से, और केलवाड़ा नामक स्थान पर पहुंचते हैं। तो केलवाड़ा जो स्थान है वह इनका स्थायी स्थान बताया गया है। क्लियर है बात। स्थायी स्थान था जहां पर महाराणा प्रताप ने अपना स्थायी डेरा डाला था। क्लियर है बात। अब युद्ध की पूरी तैयारी हो जाती है। कहा जाता है कि युद्ध की पूरी तैयारी होती है। अलग अलग जगह अलग अलग तथ्य हमारे को देखने को मिलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग तथ्य देखने को मिलते हैं। हल्दी घाटी में स्थित शिलालेख के आधार पर यदि अपन देखते हैं तो 18 जून सन 1576 को युद्ध आरंभ हो जाता है। 18 जून सन 1576 को युद्ध आरंभ हो जाता है। लेकिन यदि इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के आधार पर यदि अपन देखते हैं, यहाँ पर इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा दिए हुए हैं इस जगह,
इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार देखते हैं तो युद्ध आरंभ होता है 21 जून सन 1576 को। 18 के बाद 19, 20 और 21 अर्थात तीसरे दिन युद्ध आरंभ होता है, ये इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। लेकिन वहां पर जो हल्दीघाटी में स्थित जो शिलालेख है, उस शिलालेख के आधार पर यदि अपन देखें तो युद्ध आरंभ होता है 18 जून सन 1576 को। क्लियर होगी बात मित्रों? वहां पर स्थित जो शिलालेख है वह कहता है 18 और 18 जून, और गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं? गोपीनाथ शर्मा कहते हैं 21 जून। कुल मिला के युद्ध आरंभ हो जाता है। क्लियर होगी बात? जब ये युद्ध आरंभ होता है तो इस युद्ध में अकबर का इतिहासकार बदायूनी भी उपस्थित होता है। बदायूनी जो होता है अपने आंखों देखा विवरण, अपने आंखों देखा विवरण बाकायदा प्रस्तुत करता हुआ नजर आता है कि क्या क्या वहां पर घटना घटी थी और क्या क्या घटना नहीं घटी थी। इस प्रकार की कंप्लीट घटना के बारे में बदायूनी कहता हुआ नजर आता है। कहा जाता है कि युद्ध जो था इतना भयंकर बताया गया है कि युद्ध में जो मुस्लिम जो सेना थी वह तीतर बीतर हो जाती है और अपनी जान बचाती हुई भागती है। क्यों? कारण ये था कि हल्दी घाटी का जो तंग दर्रा था, तो उस हल्दी घाटी के तंग दर्रे के बारे में राणा और राणा की सेना तो कंप्लीट जानती थी कि कौन सा रास्ता कहाँ निकलता है, लेकिन जो मुस्लिम सेना होती है वह उस रास्ते को नहीं समझ पाती है और भटक जाती है। और महाराणा प्रताप की जो सेना होती है वह छापामार पद्धति से लगातार मुस्लिम सेना पर या मुगल सेना के ऊपर लगातार वार करती होती है। तो लगातार वार करती रहती है, तो इससे जो मुगल सेना होती है बहुत ज्यादा घबरा जाती है और घबराने के कारण वह लौटकर वापस भागने लगती है। जैसे ही वापस भागने लगती है तो इस बीच में अकबर की सेना का जो कमांडर होता है या अकबर की सेना का जो सेना नायक होता है या अपन मान लो कि सेना के नेतृत्व करता होता है, जो भी है, मेहत्तर खां नाम का एक व्यक्ति होता है। मेहत्तर खां नाम का व्यक्ति उस युद्ध के अंदर एक झूठी अफवाह फैला देता है। और उस झूठी अफवाह क्या होती है? झूठी अफवाह यह फैलाता है कि अकबर बादशाह स्वयं सेना लेकर आगरा से रवाना हो चुके हैं, स्वयं सेना लेकर आगरा से रवाना हो चुके हैं हल्दी घाटी की तरफ और युद्ध करने के लिए। जैसे ही यह बात अकबर की जो सेना है वह सुनती है तो अकबर की सेना में क्या आ जाता है मित्रों? जोश आ जाता है। और जोश आ जाता है, जोश आकर वह तुरंत युद्ध करने लग जाती है। जब तुरंत युद्ध करने लगती है तो काफी रक्तपात हो जाता है। जो बनास नदी है वह एक तरह से रक्तांचल में परिवर्तित हो जाते हैं। राजपूतों के खून से जो हल्दी घाटी होती है वह लाल रक्त कणिकाओं की तरह, लाल रक्त मणियों की तरह चमकने लग जाती है। अर्थात राजपूतों का जो वीर राजपूतों का जो रक्त होता है वह नदी की तरह वहां पर बहने लग जाता है। क्लियर होगी बात? नदी की तरह वहां पर बहने लगता है। जब इस बात पे जबरदस्त युद्ध होता है और वहां पर रक्त ही रक्त हो जाता है तो धीरे धीरे शाम हो जाती है मित्रों। शाम होती है और अगला दिन आता है। अगले दिन हाथियों का युद्ध आरंभ होता है। किसका युद्ध आरंभ होता है मित्रों? हाथियों का युद्ध आरंभ होता है। तो महाराणा प्रताप की तरफ से दो हाथी लड़ते हैं। एक हाथी का नाम होता है मित्रों पूना और दूसरे हाथी का नाम क्या होता है? राम प्रसाद। इस बात को याद रखना, एक हाथी का नाम होता है पूना, यहाँ पर मैं टिक लगा देता हूं, और दूसरे का नाम होता है राम प्रसाद, जो कि महाराणा प्रताप की तरफ के होते हैं। तथा अकबर के जो हाथी होते हैं, एक का नाम होता है गजयुक्ता और दूसरे का नाम होता है गजराज। क्लियर हो गई बात? एक का नाम होता है गजयुक्ता और दूसरे का नाम होता है गजराज। इस प्रकार से टोटल 4 हाथी होते हैं जो आपस में युद्ध लड़ते होते हैं। भयंकर घमासान हाथियों का युद्ध होता है। अकबर बादशाह पहले ही खबर पहुंचा देते हैं कि मुझे महाराणा प्रताप का जो सबसे प्रिय हाथी है जिसका नाम है राम प्रसाद, वो जिंदा चाहिए, मरा हुआ नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी सेना उस राम प्रसाद के पैरों के नीचे कुचली जाए, चाहे कितने भी हाथी उस राम प्रसाद हाथी के द्वारा मारे जाएं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राम प्रसाद की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मुझे वह हाथी जिंदा चाहिए, क्योंकि राम प्रसाद जो हाथी था वह अकबर को अत्यंत प्रिय था। उसकी पर्सनैलिटी इतनी लंबी चौड़ी थी राणा की तरह कि महाराणा प्रताप के साथ साथ वह अकबर का भी प्रिय हाथी बन चुका था। अंत में मुगल सेना बड़ी मुश्किल से मशक्कत करके महाराणा प्रताप के प्रिय हाथी राम प्रसाद को पकड़ लेती है और अकबर के सामने पेश कर देती है। अकबर के सामने जैसे ही पेश होते हैं राम प्रसाद, तो राम प्रसाद को जैसे ही अकबर देखता है, उस राम प्रसाद का नाम राम प्रसाद की जगह पीर प्रसाद कर देता है।
क्या नाम कर देता है? पीर प्रसाद कर देता है, क्योंकि अकबर कहता है कि यह जो हाथी है मुझे मेरे पीर की कृपा से मिला है, इसलिए इसका नाम पीर प्रसाद मैं रख देता हूं। क्लियर हो गई बात मित्रों? फिर हाथियों का युद्ध जैसे ही समाप्त होता है, अगले दिन वापस मनुष्यों अर्थात आदमियों का युद्ध आरंभ हो जाता है। उधर से मानसिंह अपने हाथी मर्दाना पर बैठकर आता है। किस पर बैठकर आता है? मानसिंह अपने हाथी मर्दाना पर बैठकर आता है। इस बात को याद रखिएगा मित्रों कि मानसिंह का जो हाथी था, जिस हाथी पर बैठकर मानसिंह ने युद्ध किया था, उस हाथी का नाम था मर्दाना। क्लियर है बात? मर्दाना पर बैठकर आता है, और हाथी तो ऐसे आता होता है और महाराणा प्रताप ऐसे होते हैं, आमने सामने कभी नहीं आ पाए। यदि आमने सामने होते तो महाराणा प्रताप ऊपर से निकलते और उसकी गर्दन काटते हुए आगे चले जाते, लेकिन ऐसे आड़े खड़े होते हैं। महाराणा प्रताप की जो नजर होती है मानसिंह के ऊपर पड़ जाती है कि मानसिंह अब युद्ध में हाथी लेकर आ चुका है। तो महाराणा प्रताप हजारों लाखों मुगल सेना को चीरते हुए किसके पास पहुंच जाते हैं? मानसिंह के सामने पहुंच जाते हैं। और मानसिंह का जो हाथी मर्दाना होता है, उसके मर्दाना हाथी के सर के ऊपर अपने घोड़े चेतक के दोनों टापू के टाप दबा देते हैं। चेतक अपने दोनों टाप मानसिंह के हाथी के सर के ऊपर रख देता है। हाथी पूरा जोर लगाता है आगे खिसकने का, लेकिन चेतक की ताकत के सामने वह हाथी कुछ नहीं कर पाता है। अंत में हाथी का चक्का वहीं जाम हो जाता है, और महाराणा प्रताप अपने घोड़े से थोड़ा सा ऊंचा उठते हैं और अपने भाले से वार करते हैं मानसिंह के ऊपर। जैसे ही भाले से वार मानसिंह के ऊपर करते हैं, मानसिंह जो होता है अपने खेमे के अंदर छुप जाता है, और मानसिंह का जो बॉडीगार्ड, जो अंगरक्षक मानसिंह के पीछे खड़ा होता है, उसकी खोपड़ी के ऊपर महाराणा प्रताप का भाला गिरता है। जैसे ही भाला गिरता है, उस चौकी जो मानसिंह का जो अंगरक्षक होता है उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, 50% इधर गिर जाता है और 50% इधर गिर जाता है। महाराणा प्रताप यह सोचते हैं कि मानसिंह मारा गया है, और मानसिंह मारा गया, और वह स्वयं घोड़े को हाथी से हटा देते हैं, उसके टाप हटा देते हैं। जैसे ही घोड़ा उतरता होता है, हाथी के साइड में होता है, तो हाथी की सूंड में लगा हुआ जहर लगा खंजर घोड़े के पैर पर लग जाता है और घोड़ा घायल हो जाता है। और जहर लगा हुआ खंजर जब हाथी के सूंड में जहर लगा हुआ खंजर जब चेतक की टांग में लगता है, तो चेतक के शरीर में धीरे 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 जहर फैलने लगता है। चेतक घायल हो जाता है, मृत्यु के धीरे धीरे करीब पहुंचने लगता है, लेकिन स्वामी भक्ति इतनी होती है कि अपने स्वामी को छोड़कर जाना नहीं चाहता है। इस बात की खबर बड़ी सादड़ी के झाला बीदा या झाला मन्ना, झाला बीदा ऑब्लिक झाला मन्ना, इनका एक ही नाम है, इनको झाला बीदा भी कहा गया है, बहुत सी जगह झाला मन्ना भी कहा गया है। इनको पता लग जाती है, वह तुरंत राणा के पास आते हैं और राणा का मुकुट ले लेते हैं, उनकी तलवार ले लेते हैं, उनके सारे मोहर उनकी सारे आभूषण ले लेते हैं और स्वयं अपने ऊपर डाल लेते हैं, और राणा प्रताप को चेतक सहित रवाना कर देते हैं। मुगलिया सेना क्या समझती है, झाला बीदा ऑब्लिक झाला मन्ना को ही महाराणा प्रताप समझ लेती है और उसके ऊपर टूट पड़ती है। उसके ऊपर टूट पड़ती है और टूट पड़ती है, जिससे झाला बीदा जो होते हैं वह वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं। क्लियर हो गई बात मित्रों? इसके साथ ही आप लोगों को एक बात और याद रखनी है कि महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेना नायक था जिसका नाम था हाकिम खान। ये भी कई बार आ चुका है कि महाराणा प्रताप की तरफ से कौन सा मुस्लिम सेना नायक लड़ा था, तो हाकिम खान लड़ा था, तथा मानसिंह की तरफ से कौन लड़ा था? आसफ खान लड़ा था। और महाराणा प्रताप की तरफ से हाकिम खान लड़ा था। इस बात को याद रखना। क्लियर है बात? अब कहा जाता है कि महाराणा जो प्रताप होते हैं वह युद्ध की क्षेत्र से रवाना हो जाते हैं, झाला बीदा उनको रवाना कर देते हैं। जैसे ही महाराणा प्रताप रवाना होते हैं, तो महाराणा प्रताप के ऊपर जो नजर है वह नजर दो मुस्लिम सैनिकों की लग जाती है, और दो मुस्लिम सैनिक महाराणा प्रताप को युद्ध के क्षेत्र से जाते हुए देख लेते हैं। जैसे ही जाते हुए देखते हैं, तो वे दोनों मुस्लिम सैनिक महाराणा प्रताप के पीछे रवाना हो जाते हैं, चौड़क 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 महाराणा प्रताप पर हमला करने के लिए। जब वे दोनों मुस्लिम सैनिक महाराणा प्रताप की तरफ जाते हैं, तो यह जो नजर है
ये नजर किस पर गिर जाती है? शक्ति सिंह पर गिर जाती है, जो कि महाराणा प्रताप के छोटे भाई बताए गए हैं। शक्ति सिंह उन दोनों मुस्लिम नायकों को देख लेता है कि ये मेरे बड़े भाई साहब की तरफ उनको मारने के लिए भाग रहे हैं। शक्ति सिंह जो थे वह महाराणा प्रताप से नाराज होकर अकबर की सेना में चले गए थे। अकबर की सेना में चले गए थे और अकबर की सेना में चले गए थे शक्ति सिंह। तो महाराणा प्रताप के लिए रवाना हो जाते हैं। शक्ति सिंह अकबर की सेना में चले गए थे। तो जब इस चीज को वह देखते हैं तो शक्ति सिंह भी पीछे दौड़ पड़ते हैं मित्रों। शक्ति सिंह भी पीछे की साइड दौड़ पड़ते हैं अपने भाई को बचाने के लिए। और शक्ति सिंह दौड़ते हैं, दोनों उन मुस्लिम सैनिकों को पकड़ते हैं और गर्दनें उनकी अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गर्दनें उनकी अलग कर देते हैं और अपने भाई के पास पहुंचते हैं। कहा जाता है कि जैसे ही महाराणा प्रताप एक आगे जाते होते हैं तो एक छोटा सा नाला पड़ता है मित्रों। क्या पड़ता है? एक नाला पड़ता है बालीचा नामक स्थान पर। कहां पर पड़ता है? बालीचा नामक स्थान पर एक छोटा सा नाला पड़ता है। अपने लिए अपन तो छोटा सा बोलेंगे, लेकिन काफी लंबा चौड़ा नाला था, लगभग 15-1 फीट बोल सकते हैं उसको। एक नाला पड़ता है बालीचा नामक स्थान पर। उस नाले को चेतक जो होता है अपनी स्वामी भक्ति पूरी दिखाता है और चेतक उस नाले को पार कर जाता है महाराणा प्रताप को बिठाकर। और जैसे ही वह पार करता है, पार करते ही चेतक के प्राण उड़ जाते हैं। चेतक के प्राण उड़ जाते हैं और बालीचा में ही चेतक की समाधि बनी हुई है। आज याद रखना मित्रों। तो जैसे ही प्राण उड़ते हैं, महाराणा प्रताप उसको देखकर आंसू गिराते होते हैं और महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह वहां पर आता है। शक्ति सिंह के मुंह से निकलता है, ओ नीला घोरारा अवसार। ओ नीला घोरारा अवसार अर्थात घोड़े के अवसार। जैसे ही यह बात महाराणा प्रताप सुनते हैं, नजर उठाकर ऊपर देखते हैं तो अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को पाते हैं। शक्ति सिंह तुरंत महाराणा प्रताप के पैर पकड़ लेता है, तुरंत महाराणा प्रताप के पैर पकड़ लेता है और अपने भाई से क्षमा मांगता है कि भैया मुझे माफ कर दो, भैया मुझे माफ कर दो। और माफी मांगते हैं और महाराणा प्रताप माफ कर देते हैं और वे महाराणा प्रताप को रवाना कर देते हैं कि आप भाई साहब आप अब यहाँ से रवाना हो जाओ। महाराणा प्रताप वहां से रवाना हो जाते हैं और कहाँ पहुंचते हैं? कोल्यारी नामक गांव में पहुंचते हैं। कहां पर पहुंचते हैं मित्रों? कोल्यारी नामक गांव में पहुंचते हैं, जहां पर महाराणा प्रताप तथा उनके सैनिकों का क्या किया जाता है? इलाज करा जाता है, क्योंकि युद्ध में घायल हो गए थे। तो युद्ध में घायल होने के कारण महाराणा प्रताप और उनके सैनिकों का वहां पर इलाज किया जाता है। इलाज कराने के पश्चात महाराणा प्रताप वहां से रवाना होते हैं और आवरगढ़ पहुंचते हैं। आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाते हैं। कौन सी बनाते हैं? अस्थायी राजधानी बना देते हैं और वहां से अस्थायी राजधानी बनाकर वहां पर चक्रव्यूह रचते हैं। इसी बीच में जंगलों में भटकते भटकते महाराणा प्रताप के साथ और भी घटनाएं घटती हैं। एक दिन की बात होती है तो कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का जो पुत्र होता है अमर सिंह, वह रोटी के लिए बिलखता होता है। किसके लिए बिलखता होता है? रोटी के लिए बिलखता होता है, उसे भूख लगती होती है और महाराणा प्रताप काफी दुखी होते हैं। महाराणा प्रताप काफी दुखी होते हैं। तो कहा जाता है महाराणा प्रताप जब दुखी होते हैं तो जैसे तैसे करके घास के बीज जो होते हैं वह महाराणा प्रताप एकत्रित करके लेके आते हैं। घास के बीजों को पीसा जाता है, पीस के उसको गूंदा जाता है और उसकी रोटी बनाई जाती है। जब उसकी रोटी बनाई जाती है और रोटी अमर सिंह के सामने पेश की जाती है रोटी खाने के लिए, जब अमर सिंह के सामने पेश की जाती है मित्रों, तो एक जंगली बिलाव जो होता है वह न जाने कहां से आ जाता है और जंगली बिलाव अमर सिंह की थाली में से वह रोटी छीन कर भाग जाता है। जब रोटी छीन के भाग जाता है तो बहुत दुख बड़ा दृश्य सामने आ जाता है। अपने पुत्र को रोते हुए देखकर महाराणा प्रताप की जो वज्र जैसी छाती होती है वह भी छल्ली छल्ली हो जाती है, तड़क जाती है। इसमें एक लोकगीत भी गाया जाता है कि अरे घासरी रोटी ने जद बन बिलावड़ो ले भागो, अरे घासरी रोटी ने जद बन बिलावड़ो ले भागो, नानो सो अमरो चीक पड़ो राणा रो सोयो दुख जागो, अरे घासरी रोटी ने, अरे घासरी रोटी ने जद बन बिलावड़ो ले भागो,
अरे घासरी रोटी ने नानो सो अमरो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़ियो घण्यो हूँ मरियो घण्यो मेवाड़ी आन बचावण ने। हूँ लड़ियो घण्यो हूँ मरियो घण्यो मेवाड़ी आन बचावण ने। हूँ पाछ नहीं राखी रण में बैरारो खून बहावण ने। हूँ पाछ नहीं राखी रण में बैरारो खून बहावण ने। दुख सुख रो साथी चेतकड़ो सूखी सी आस जगा जावे। जद आज बिलख तो देखूं हूँ जद आज बिलख तो देखूं हूँ भूलूं हूँ हिंदरी चोटी ने। महाराणा प्रताप जब मेवाड़ के राजकुमार को बिलखते हुए देखते हैं मित्रों, एक घास की रोटी के लिए बिलखते देखते हैं, तो महाराणा प्रताप हिंद की जो चोटी है उसको भूल जाते हैं, मेवाड़ी आन को भूल जाते हैं और महाराणा प्रताप राणा अकबर बादशाह को पाती लिखने पर राजी हो जाते हैं। पाती लिखने पर राजी हो जाते हैं कि हूँ आज लिखूं अकबर पाती, हूँ आज लिखूं अकबर ने पाती। हाँ झुक गियो मेवाड़ो राणो, झुक गियो मेवाड़ो राणो। इस प्रकार से महाराणा प्रताप झुकना मंजूर समझ लेते हैं और पाती लिख देते हैं अकबर बादशाह के पास। जैसे ही वह पाती अकबर बादशाह के पास पहुंचती है, आप देखो कि पूरे संसार से राणा जीतने लड़ने की ताकत रखता है, लेकिन एक पिता अपने पुत्र के सामने हार जाता है, उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाता है। और जैसे ही राणा अकबर के सामने पाती पहुंचती है तो अकबर पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाते हैं। पृथ्वीराज जो राठौड़ होते हैं मित्रों, वह बीकानेर के राजकुमार होते हैं और किसकी सेवा में होते हैं? वह पृथ्वीराज राठौड़ अकबर बादशाह की सेवा में होते हैं। अकबर बादशाह पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं, देखो तुम्हारा हिंदुजा सूरज डूब गया, देखो मेरे सामने महाराणा प्रताप भी झुक गया। जैसे ही वह पढ़ते हैं बहुत अचंभित होते हैं। ये गाथा बाकायदा पाथल और पीथल के नाम से जानी जाती है मित्रों। तो कहा जाता है कि बाकायदा पृथ्वीराज राठौड़ भी एक कवि के रूप में बताए गए हैं, तो कवि के रूप में बताए जाते हैं। तो पृथ्वीराज राठौड़ भी वापस एक पाती महाराणा प्रताप को लिखते हैं। वह कहते हैं कि कब से कुत्ते, कब से शेर कुत्तों के बीच में बैठकर खाना खाने लग गया, और कब से हाथी कब से गधों के बीच में बैठकर खाना खाने लग गया, शेर कब से शियारों के बीच में बैठने लग गया। जैसे यह बात महाराणा प्रताप सुनते हैं तो मेवाड़ी आन बान शान वापस तरोताजा हो जाती है, राणा का खून वापस गर्म हो जाता है। राणा तुरंत कहते हैं, झुकूंगा नहीं चाहे गर्दन कटा लूंगा, लेकिन मेवाड़ी आन को कभी भी नहीं झुकने दूंगा। और इस प्रकार वापस से राणा प्रताप उसी युद्ध के अंदर वापस शामिल हो जाते हैं, उसी जोश शोश से। कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप जंगलों में भटकते होते हैं तो उस जंगल में जो भील होते हैं वह भील महाराणा प्रताप को घेर लेते हैं मित्रों। महाराणा प्रताप को भील घेर लेते हैं। ये भील वही होते हैं जो महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा की सेना में हुआ करते थे। महाराणा कुंभा या बप्पा रावल की सेना के अंदर हुआ करते थे, वही ये भील होते हैं। कहा जाता है कि जो भील होते हैं महाराणा प्रताप के ऊपर चारों तरफ से घेर लेते हैं, महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण करने का विचार बनाते हैं। जैसे ही महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण करने का विचार बनाते हैं, महाराणा प्रताप अपनी मयान से तलवार निकालते हैं मित्रों। यह वही तलवार थी जो 32 मन की तलवार थी, जिसे बप्पा रावल ही उठा सकते थे। आप लोगों ने महाराणा प्रताप का चित्र भी देखा होगा। महाराणा प्रताप के जो कमर में जो तलवार बंधी रहती है, तो 2 तलवारें बंधी रहती थी एक साथ। देखना आप लोग, उन 2 तलवारों में एक तलवार तो राणा की खुद की थी और दूसरी तलवार बप्पा रावल की थी। इतिहास में बप्पा रावल की जो तलवार 32 मन की जो खड़क थी, 32 मन की जो तलवार थी, वह इतिहास में सिर्फ एक ही बंदा उठा पाया, वो है महाराणा प्रताप, और कोई भी बप्पा रावल की तलवार को नहीं उठा पाए थे।
तो जैसे ही महाराणा प्रताप की तलवार को बप्पा रावल की तलवार को महाराणा प्रताप म्यान से बाहर निकालते हैं, तो भील तुरंत उस तलवार को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि अरे ये तलवार तो बप्पा रावल की तलवार है। जैसे ही बप्पा रावल की तलवार को देखते हैं, तुरंत भील सरेंडर कर देते हैं महाराणा प्रताप के सामने। तब से भीलों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जंगल में जो भील होते हैं वह महाराणा प्रताप का साथ देते हैं। तो महाराणा प्रताप का साथ भील क्यों देते हैं, बल्कि मेवाड़ के राणाओं से भील चिढ़ने लग गए थे, आप लोगों को पता हो। तो राणा सांगा के पश्चात महाराणा प्रताप मेवाड़ के राणाओं से भील चिढ़ने लग गए थे, और महाराणा प्रताप से तो खास तौर से चिढ़ने लगे थे, क्योंकि महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से लौट कर आए थे। तो भील बहुत ज्यादा चिढ़ने लग गए थे और उन्होंने प्रण करा था कि ये युद्ध भूमि से जो लौट कर आया है, पीठ दिखा के लौट के आया है, इसकी गर्दन को काट दिया जाए। तो वह भील महाराणा प्रताप की तलाश कर रहे थे जंगल में, लेकिन जैसे ही वह बप्पा रावल की तलवार को देखते हैं, तो तुरंत भील महाराणा प्रताप के साथ हो जाते हैं और अंत समय तक भील महाराणा प्रताप के साथ रहते हैं। क्लियर हो गई बात मित्रों? तो इस प्रकार से बाकायदा भील महाराणा प्रताप के साथ में रहते हैं। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था मित्रों, तो उस हल्दी घाटी के युद्ध को अलग अलग व्यक्तियों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया। जैसे इतिहासकार बदायूनी होता है, बदायूनी इसको गोगुंदा का युद्ध नाम देता है, जो कि अपनी पुस्तक मुंतकाफ उल तारीख के अंदर वह नाम देता है इसको गोगुंदा का युद्ध। क्लियर हो गई बात? इसी प्रकार से जो इतिहासकार अबुल फजल होते हैं, इस अबुल फजल इस युद्ध को नाम देते हैं खमनोर का युद्ध। अपनी पुस्तक अकबरनामा में हल्दी घाटी के युद्ध को वह खमनोर का युद्ध देते हैं। और जो कर्नल जेम्स टोड होते हैं, वह इसको देते हैं मेवाड़ की धर्मोपली या राजस्थान की धर्मोपली। इस बात को याद रखना मित्रों, ये कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, और मेवाड़ की धर्मोपली या राजस्थान की धर्मोपली किसने कहा। क्लियर होगी बात मित्रों? बात अब यदि अपन इधर आगे चलते हैं कि जब हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो जाता है और अकबर बादशाह के सामने मानसिंह पहुंचता है और अकबर बादशाह को वह सारी की सारी बात बताता है। तो जैसे अकबर बादशाह को बात बताता है कि मैंने महाराणा प्रताप के ऊपर भाले से वार किया था बादशाह, लेकिन महाराणा प्रताप डर के भाग गए, ढीम का फलाना दुनिया भर की वह बातें बोलता है। लेकिन जैसे ही यह बात बदायूं सुनता है, तो बदायूं वापस से सारी बात बताता है कि अकबर बादशाह, जो ये मानसिंह जो ये शब्द बोल रहे हैं, ये सारा का सारा झूठ बोल रहे हैं, बारह का सारा झूठ बोल रहे हैं, और सारा का सारा झूठ बोल रहे हैं। और झूठ क्या बोल रहे हैं कि मानसिंह ने राणा प्रताप के ऊपर वार नहीं किया, बल्कि मानसिंह के ऊपर महाराणा प्रताप ने वार किया था, और मानसिंह ने अपनी पीठ दिखाई थी, मानसिंह ने अपनी पीठ दिखाई थी। तो मानसिंह बहुत ज्यादा दिमाग वाले व्यक्ति थे। मानसिंह तुरंत बदायूं की इस बात को पकड़ लेते हैं और वह कहते हैं कि आपको कैसे पता कि मैंने पीठ दिखाई थी, मैं तो हाथी पर बैठा था। नीचे बैठे हुए व्यक्ति को खेमे के अंदर बैठे हुए हाथी के खेमे के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति दिखता ही नहीं है, तो आपको कैसे पता कि मैंने पीठ दिखाई थी, आपने मेरे को कैसे देखा? तो बदायूं पकड़ा जाता है। तो बदायूं तुरंत कहता है कि मैं उस समय पेड़ पर बैठा हुआ था और पेड़ पर बैठे हुए मैं देख रहा था। अब आप खुद सोचो मित्रों कि राणा के जो राजपूत वीर और स्वयं राणा जो लड़ रहे थे, तो इतने खौफनाक तरीके से राजपूत वीर लड़ रहे थे कि बदायूं थर थर कांप गया था और अपनी जान को बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया था और पेड़ के ऊपर बैठा बैठा युद्ध का विवरण लिख रहा था, ऐसे ऐसे युद्ध हुआ। तो बदायूं ये बात जैसे ही बोलता है, तो अकबर बादशाह इस बात को पकड़ लेते हैं कि मैंने तुम्हारे को वहां पर युद्ध का विवरण देखने को लिए भेजा था, लेकिन यदि युद्ध करने की तुम्हें नौबत आती तो तुम्हें भी तलवार उठानी चाहिए थी, तुम डर के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। और अकबर बादशाह बदायूं को ताउम्र के लिए किस में डाल देता है? जेल में डाल देता है। और जेल में बैठे बैठे ही बदायूं कौन सी पुस्तक लिखता है? मुंतकाफ उल तारीख। याद रखिएगा, ये पुस्तक उसने जेल के अंदर ही लिखी थी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। और मानसिंह से भी नाराज हो जाता है, मानसिंह से कहते हैं कि तुमने युद्ध में पीठ दिखाई, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम खेमे के अंदर अपनी जान को बचाने के लिए छुपे और तुम्हारा जो बॉडीगार्ड था वह मारा गया। तो इससे अकबर बादशाह नाराज होते हैं और काफी समय तक नाराज होते हैं। और अकबर बादशाह के द्वारा जो 7 हजारी जो पद था, जो मानसिंह को बख्शा गया था, तो 7 हजारी पद जो होता है वह उससे वापस छीन लेते हैं। इसके साथ साथ जो दाग प्रथा होती है, वह दाग प्रथा भी, जो घोड़े को दागने की प्रथा थी, वह दाग प्रथा भी छीन ली जाती है। शाही दाग जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुलिया प्रथा के नाम से थी,
वह भी छीन ली जाती है। इस प्रकार से मानसिंह के अधिकांश अधिकार अकबर बादशाह के द्वारा छीन लिए जाते हैं। क्लियर हो गई बात। धीरे धीरे काफी टाइम हो जाता है, हल्दी घाटी के युद्ध हुए। फिर अकबर बादशाह दोबारा कोशिश करता है और कुंभलगढ़ में आक्रमण करने का प्रयास करता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था मित्रों। तो 1576 के 2 साल बाद लगभग 1578 में अकबर बादशाह अपने सेना नायक शाहबाज खां, किसको मित्रों, अपने सेना नायक शाहबाज खां को भेजता है। ये शाहबाज खां यहाँ लिखे हुए हैं, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ और ट्रिक लगा देता हूँ। तो कुंभलगढ़ जो युद्ध हुआ 1578 में हुआ था। तो कुंभलगढ़ युद्ध 1578 में होता है। तो शाहबाज खां को कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजते हैं, क्योंकि उस समय राणा प्रताप होते हैं वह कुंभलगढ़ दुर्ग में ही होते हैं। तो शाहबाज खां को कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। जैसे ही इस बात की खबर मान सिंह सोनगरा को लगती है, तो मान सिंह सोनगरा क्या करते हैं, मान सिंह सोनगरा महाराणा प्रताप को कुंभलगढ़ दुर्ग से रवाना कर देते हैं कि राणा आप जाओ, आप जब तक सुरक्षित हो तब तक मेवाड़ आजाद है। आप जैसे ही मुगल सेना के अरेस्ट हो गए या मुगल सेना आपको पकड़ लेती है तो मेवाड़ भी हार जाएगा, क्योंकि राजा पकड़ा गया तो रियासत भी पकड़ी गई। और आज अभी अपने पास इतने सैनिक नहीं है कि अपन मुगल बादशाह अकबर से युद्ध लड़ सकें, तो नीति से काम लेना है हमारे को, और आप अभी यहाँ से रवाना हो जाओ और मैं शाहबाज खां को बाकायदा शाहबाज खां से युद्ध लड़ता हूँ। तो इस प्रकार से मानसिंह सोनगरा और शाहबाज खां का सन 1578 में कुंभलगढ़ का युद्ध होता है। और इस युद्ध में मानसिंह सोनगरा जो होते हैं वीरगति को प्राप्त कर जाते हैं, मानसिंह सोनगरा युद्ध में हार जाते हैं और शाहबाज खां की युद्ध में विजय होती है। परंतु महाराणा प्रताप को पकड़ने में वह निष्फल हो जाता है, महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाता है। तो इस बात को याद रखना कि 1578 का जो कार्यकाल था, तो 3 अप्रैल सन 1578, इस बात को याद रखना। तो 3 अप्रैल सन 1578 का जो कार्यकाल था, तो उस कार्यकाल के दौरान प्रथम बार जो ये अजय दुर्ग था कुंभलगढ़ जो दुर्ग मित्रों अजय दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो प्रथम बार जो ये अजयगढ़ दुर्ग था, जो अजयगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग था, जो कि राणा कुंभा के द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग था, जो पहली बार यह दुर्ग हारा था, इस बात को याद रखना। 3 अप्रैल सन 1578 को अजय दुर्ग पहली बार हारा, इस बात को आप लोग याद रखना। वह भी शाहबाज खां के द्वारा इस दुर्ग पर विजय प्राप्त की गई थी। कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध नाम दिया था। कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को सार्वभौमिक स्थल के युद्ध का नाम दिया था। चलो अपन आगे प्रश्न पे चलते हैं। यह कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग से महाराणा प्रताप रवाना हो जाता है। कुंभलगढ़ युद्ध में महाराणा प्रताप को जैसे रवाना कर दिया जाता है, और रवाना करके महाराणा प्रताप कहाँ पहुंचते हैं, चूलिया ग्राम पहुंचते हैं। भटकते 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 चूलिया ग्राम पहुंचते हैं। चूलिया ग्राम के पास में एक और ग्राम होता है दौलाप ग्राम। कौन सा ग्राम होता है, दौलाप ग्राम। दौलाप ग्राम में रहने वाले भामाशाह नाम का व्यक्ति तथा उसका भाई ताराचंद प्रताप। कौन, ताराचंद प्रताप। एक है भामाशाह और दूसरे ताराचंद प्रताप। तो भामाशाह नाम का व्यक्ति और ताराचंद प्रताप क्या करते हैं, ताराचंद प्रताप और भामाशाह नाम के व्यक्ति महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता देते हैं। क्या देते हैं, आर्थिक सहायता देते हैं। और वह 25 लाख तो रुपए देते हैं, तो लगभग 2000 सोने की अशर्फिया देते हैं। सिक्के कहते हैं आज की तारीख में, उस समय में उसको अशर्फिया कहा करते थे। तो 25 लाख तो रुपए देते हैं तथा 2000 सोने की अशर्फिया देते हैं। इतनी ज्यादा रकम से महाराणा प्रताप की 25,000 सेना लगभग 12 साल तक अपना दाना पीना कर सकती थी, अर्थात 12 साल के आसपास तक आराम से उस सेना का खर्चा चल सकता था मित्रों। मतलब इतना ज्यादा वह पैसा देते हैं, लगभग 12 साल तक 25,000 सेना। और जो ये भामाशाह कहलाए, ये मेवाड़ के उद्धारक के रूप में जाने जाते हैं मित्रों। क्लियर होगी बात। अब अकबर का अगला अभियान 1578 के पश्चात 2 साल के अंतराल के पश्चात अकबर बादशाह सन 1580 में अब्दुल रहीम खाने खाना को महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए भेजता है कि आप जाओ और महाराणा प्रताप को पकड़ के लेके आओ। तो कहा जाता है कि अब्दुल रहीम जो खाना होता है और उसका जो परिवार होता है, काफी सारी उसकी 4-5 बीबियां होती हैं, काफी सारी बच्चियां होती हैं, उसके बच्चे होते हैं, उनको एक निश्चित खेमे में
बिठा देता है। शेरपुर जगह होती है, शेरपुर में खेमे में उनको सुरक्षित बिठा देता है और स्वयं जो होता है वह स्वयं महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए रवाना हो जाता है। जब इस बात की खबर महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को लगती है कि अब्दुल रहीम खान खाना राणा से या पिताश्री से युद्ध करने के लिए रवाना हो चुका है, तो इस बात की जैसे ही खबर अमर सिंह को लगती है तो अमर सिंह नीति से काम लेता है। और अमर सिंह क्या करता है, अमर सिंह अब्दुल रहीम खान खाना की जो बीबियां होती हैं और उसके जो, एक मिनट मित्रों, चार्ज लगा देता हूं, बैटरी डाउन हो गई है लैपटॉप की। अब्दुल रहीम खानकाना की जो बीबियां और बच्चे होते हैं वह उनको क्या करते हैं, अमर सिंह उस खेमे के ऊपर, शेरपुर जो खेमा होता है उस पर, खेमे पर आक्रमण करते हैं और उसकी बीबी और बच्चों को अरेस्ट करके लेके आ जाते हैं। आगे बात समझ में, उनको पकड़ते हैं, पकड़ के लेके आ जाते हैं और महाराणा प्रताप के सामने पेश करते हैं। तो महाराणा प्रताप कितने ज्यादा सिद्धांतवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति बताए गए हैं कि महाराणा प्रताप कहते हैं कि हमारी जो दुश्मनी है वह किससे है, हमारी जो दुश्मनी है वह अकबर बादशाह से है, हमारी दुश्मनी औरतों से और बच्चों से नहीं है, औरतों से और बच्चों से नहीं है। अमर सिंह अपने पिता को काफी समझाने का प्रयास करते हैं कि पिताश्री, ये जहरीला नाग है, इसको दूध पिलाने से कुछ नहीं होगा, इसके फन को ही काटना पड़ेगा। लेकिन महाराणा प्रताप जो थे वे अत्यंत सिद्धांतवादी थे, तो अपने पुत्र को आदेश दे देते हैं कि अमर सिंह तुम वापस जाओ और सुरक्षित अब्दुल रहीम खान खाना के जो पुत्र हैं, बच्चियां, उनकी बीवियां हैं, इनको वापस इनके खेमे में छोड़ के आओ। तो अपनी पिता की आज्ञा के अनुसार अमर सिंह अपने इनके पुत्रों को, बीवियों को और बच्चियों को वापस खेमे में छोड़कर आ जाते हैं। जब इस बात की खबर अब्दुल रहीम खानकाना को लगती है तो अब्दुल रहीम खानकाना महाराणा प्रताप के सिद्धांतों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और महाराणा प्रताप के ऊपर जो 1580 में आक्रमण करने के लिए रवाना हुए थे, तो अकबर के कहने से तो आक्रमण करने का जो विचार था वह त्याग देते हैं और अकबर से मना करते हैं कि महाराणा प्रताप बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इनके ऊपर आक्रमण करना निरर्थक है, और आक्रमण करने का विचार त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से अकबर बादशाह भी आक्रमण करने का विचार कुछ सालों के लिए त्याग देता है। एक बात बताऊं कि महाराणा प्रताप का जो सिद्धांत था, जो अमर सिंह को आदेश दिया था, आगे जाके वह जो सिद्धांत था बहुत ज्यादा दुखदाई साबित हुआ। यही अब्दुल रहीम खान खाना, महाराणा प्रताप जब इस दुनिया से रवाना हो जाते हैं और अमर सिंह उस समय राजा होते हैं, तो यही अब्दुल रहीम खान खाना हिंदुस्तान में क्या करता है, हिंदुस्तान में कोहराम मचा देता है, हिंदुस्तान में कोहराम मचा देता है। थोड़ी सी मैं आगे निकल जाता हूँ, आपके गाथा से बताने का प्रयास करता हूँ कि ये अब्दुल रहीम खान खाना ने हिंदुस्तान में कितनी बुरी लत डाली थी। जो वर्तमान में जो कोठे चल रहे हैं, वर्तमान में जो तवायफें बन रही हैं, कोठे चल रहे हैं, मुजरे हो रहे हैं, ये सारे के सारे ये मुगलों की देन है, ये हिंदुस्तान की देन नहीं है दोस्तों। मुगल ही इनको लेके आए थे और इस चीज का जो बीज डाला है ये अब्दुल रहीम खान खाना ने डाला है, अब्दुल रहीम खान खाना ने डाला है। अब्दुल रहीम खाना इतिहास में क्या करते हैं, इतिहास में जब ये महाराणा प्रताप तो स्वर्ग के वासी हो गए थे और अब्दुल रहीम खान खाना वापस से एक बार आक्रमण करते हैं मेवाड़ की धरती के ऊपर, और आक्रमण करते हैं तो ईमानदारी से तो अमर सिंह को जीत नहीं सकते थे, तो ये क्या करता है कि हिंदुओं की जो बेटियां होती हैं उनको वेश्या बनाना आरंभ कर देता है और हिंदुओं की बेटियों को बेचना चालू कर देता है, और कितना बुरा काम ये करते हैं। और उस समय अमर सिंह जो होते हैं खून के आंसू रोते हैं अपने पिताश्री के सामने, फोटो के सामने, पिताश्री की फोटो के सामने, और अपने पिताश्री से कहते हैं कि पिताश्री, मैंने उस समय आपको कहा था कि अब्दुल रहीम खान खाना की जो बीबियां और बेटियां, इनका सबका सर कलम कर दो, और अब्दुल रहीम खान खाना को मैं पकड़ के लेके आऊंगा और उसका सर भी मैं कलम कर दूंगा। यदि आप मेरी बात को उस समय मान लेते तो आज मेवाड़ी जो बेटियां हैं वो इस दलदल के अंदर नहीं जाती जो आज ये अब्दुल रहीम खान खाना इस प्रकार का काम कर रहा है। मुझे मजबूरी में घुटने टेकने पड़ रहे हैं अकबर के सामने कि इन्होंने इतना घिनौना काम किया है, जो ये इतना घिनौना काम जो हिंदुस्तान में आज जो बीज बोया हुआ है, तवायफ का जो बीज बोया है, जो वेश्यावृत्ति का जो बीज बोया है, ये अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा ही बोया गया था हिंदुस्तान में। इस बात को याद रखना। एनीवे छोड़ो। तो 1581 में अब्दुल रहीम, लगभग 1580-81 में अब्दुल रहीम खान खाना युद्ध का विचार छोड़ देता है और काफी साल के लिए अकबर भी बंद कर देता है। क्लियर है बात।
अब आता है 5 दिसंबर सन 1584 का कार्यकाल। 5 दिसंबर सन 1584 का कार्यकाल आता है और जगन्नाथ कछवाहा, कौन मित्रों? जगन्नाथ कछवाहा, जो कि उस समय आमेर के शासक होते हैं। तो अकबर बादशाह जगन्नाथ कछवाहा को आदेश देता है कि जाओ और महाराणा प्रताप को पकड़ के लेके आओ। आपको बता दूं, अकबर बादशाह महाराणा प्रताप से इतना डरता था कि उसको अनिद्रा का रोग हो गया था, नींद नहीं आने का रोग। इतना डरता था कि अपनी राजधानी आगरा से उठा के लाहौर लेके चला गया था। जब तक महाराणा प्रताप जिंदा रहे, अकबर बादशाह रात को भी चमक चमक के उठा करता था और रात को चैन की नींद नहीं सोया करता था। तो 1584 में जगन्नाथ कछवाहा को भेजने की तैयारी करते हैं। तो महाराणा प्रताप की जो खोपड़ी होती है वह गर्म हो जाती है कि ये कछवाहा मान नहीं रहे हैं, ये कछवाहा मान नहीं रहे। पहले मानसिंह को भेजा, तो मानसिंह को ही मैंने ज्यादा सजा नहीं दी, माफ कर दिया। अब ये जगन्नाथ कछवाहा आ रहा है, इनको ज्यादा लगता है कि इनको मुगलों के प्रति ज्यादा प्रेम की भक्ति हो गई है, बेटियां दे दी हैं इसलिए बहुत ज्यादा भक्ति हो गई है। तो अब महाराणा प्रताप की खोपड़ी खराब हो जाती है और महाराणा प्रताप क्या करते हैं, घोड़ा लेके रवाना हो जाते हैं और घोड़ा लेके रवाना होते हैं जगन्नाथ कछवाहा से बदला लेने के लिए। बदला लेने के लिए रवाना होते हैं। महाराणा प्रताप मालपुरा लौट पहुंचते हैं, जो कि अब टोंक रियासत में है, पहले जयपुर में आया करता था। मालपुरा को खूब लूटते हैं, वहां पे तालाब भी बनाते हैं, भगवान शंकर का मंदिर भी बनवाते हैं और जगन्नाथ कछवाहा से युद्ध लड़ते हैं। जगन्नाथ कछवाहा का मांडलगढ़ में मृत्यु हो जाती है, मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु हो जाती है और जगन्नाथ कछवाहा भी महाराणा प्रताप को युद्ध में जीतने से विफल हो जाते हैं। इसके पश्चात सन 1585 में महाराणा प्रताप अपनी स्थायी राजधानी बनाते हैं चावंड में। याद रखना, अपनी स्थायी राजधानी कहाँ बनाई थी? चावंड में। और अस्थायी राजधानी मैं पिछले पृष्ठ में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो चावंड में अपनी स्थायी राजधानी बनाते हैं और ये स्थायी जो राजधानी है लगभग 30 वर्षों तक, लगभग 30 वर्षों तक मेवाड़ की जो राजधानी रही चावंड रही। क्लियर है बात? आगे जाके धीरे 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 समय निकलता चला जाता है। एक समय होता है 19 जनवरी सन 1597 का कार्यकाल होता है। 1597 के कार्यकाल में महाराणा प्रताप अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते होते हैं, जो डोरी होती है उसे प्रत्यंचा कहते हैं मित्रों। तो अपने धनुष को ऐसे पकड़ते हैं, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते होते हैं और प्रत्यंचा जब चढ़ाते होते हैं तो प्रत्यंचा चढ़ाते हुए डोरी जो होती है हाथ से छूट जाती है और महाराणा प्रताप के पैरों में लपट जाती है और उसी से ही महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना वीर बहादुर देश का सिपाही एक डोरी से कैसे मर गया। तो आपको मैं बता देता हूँ क्या होता था पहले के जमाने में। एक छोटा सा मैं यहाँ पे धनुष बनाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे ये धनुष बन गया मित्रों और ये धनुष का प्रत्यंचा बन गया। क्लियर है बात? और ये तीर बन गया। तो होता क्या था कि ये जो पीछे की साइड, आगे की साइड का जो धनुष का एरिया होता था, इसमें जहर लगा रहता था। क्या लगा रहता था? जहर लगा रहता था। और जो ये प्रत्यंचा है इस पे भी जहर लगा रहता था। जब प्रत्यंचा पे जहर लगा रहता था तो जो प्रत्यंचा जब धनुष के ऊपर चढ़ाया जाता था तो कहा जाता है कि जो धनुष के ये पीछे के जो कांटे लगे रहते थे, इस प्रकार से आप लोगों ने देखे होंगे। तो जब यहाँ पर प्रत्यंचा अटकाया जाता था तो यहाँ पर ये प्रत्यंचा इस डोरे पे अड़ता था, इस कांटों पे अड़ता था, तो इनमें भी जहर लग जाया करता था। तो जैसे ही किसी दुश्मन के ऊपर मारा जाता था तो ये जो आगे वाला जो निशान है, ये तो आगे वाला कौन है, ये तो दुश्मन के पेट में घुस जाया करता था। फिर दुश्मन इस तीर को वापस अपने पेट से बाहर निकालने का प्रयास करता था। तो जैसे ही प्रयास करता था तो जो ये पीछे वाला जो एरिया है, जो ये कांटे लगे हुए हैं, इसको पकड़ के बाहर खींचता था तो इससे भी दुश्मन का जो हाथ होता था वह हाथ घायल हो जाता था। तो यहाँ पर जो जहर लगा होता था वह भी उस दुश्मन के हाथ में लग जाया करता था, जिससे वह जो दुश्मन होता था पूर्ण रूप से जहरीला हो जाता था। इसलिए एक ही तीर से उसकी मौत हो जाया करती थी। तो इस प्रत्यंचा पे क्या था? जहर लगा रहता था और साथ में रहते थे कांच के छोटे छोटे बारीक बारीक कण। तो महाराणा प्रताप के हाथ से प्रत्यंचा छूटता है और छूट के पैरों में लपटता है। तो महाराणा प्रताप के पैर में क्या हो जाता है? घाव हो जाता है और जहर महाराणा प्रताप के शरीर में फैल जाता है और इस प्रकार से उस वीर राजपूत सरदार की मृत्यु हो जाती है। क्लियर होगी बात? यह थी मित्रों महाराणा प्रताप की कंप्लीट वीर गाथा।
जो कि मैंने आप लोगों को बताई है। आप लोगों को मेरे द्वारा महाराणा प्रताप की वीर गाथा कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे उतना ही जोश आएगा और मैं उतनी अच्छी जानकारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। और जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा ही नहीं कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। जब सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आगे आने वाले समय वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है ऑफलाइन क्लासेस चालू होने वाली है, तो मैं बनाना बंद कर दूंगा, तो आप लोगों का ही नुकसान है। और वहां पर आने के लिए आपको 20-20, 25-25 हजार रुपए फीस जमा करानी पड़ेगी, तब जाके मैं आप लोगों को बोर्ड पे पढ़ाऊंगा जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ। तो मैं अभी आप लोगों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ, इसका कोई आप लोगों को चार्ज नहीं ले रहा हूँ, ना ही मैं कोई मेरे ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे फ्री क्लासे ले रहा हूँ। तो आप लोगों का भी थोड़ा फर्ज बनता है कि मुझे सपोर्ट करें। तो मुझे सपोर्ट करें, तो सपोर्ट करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ और एक और नया टॉपिक लेके आता हूँ राजस्थान के इतिहास का। इसके साथ मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।